हेलो स्टूडेंट्स, मैं हूं विवेक सक्सेना और आप देख रहे हैं ई विद्या टीवी यूट्यूब चैनल। आज के इस वीकली करंट अफेयर्स के सेशन में मैंने कई महत्वपूर्ण प्रश्नों को शामिल किया है जिनके आगामी प्रतियोगी परीक्षाओं में पूछे जाने की संभावना बहुत अधिक रहेगी। आइए प्रारंभ करते हैं। क्वेश्चन नंबर 1। हाल ही में निम्न में से किस देश ने अमीरों पर कोरोना कर लगाया है? ऑप्शन ए है ब्राजील, ऑप्शन बी है पेरू और ऑप्शन सी है अर्जेंटीना और ऑप्शन डी है फ्रांस। तो यहाँ पर जो सही उत्तर है या सही विकल्प है वो है अर्जेंटीना। हाल ही में अर्जेंटीना ने जो है वो अमीरों पर कोरोना कर लगाया है और इस कोरोना कर से मिली धनराशि का उपयोग कोरोना से लड़ने में किया जाएगा। और इससे रिलेटेड इंपॉर्टेंट फैक्ट क्या-क्या हो सकते हैं? हाल ही में अर्जेंटीना के अर्जेंटीना के महान फुटबॉल खिलाड़ी डिएगो मैराडोना का 60 वर्ष की आयु में हृदय गति रुकने से निधन हो गया है। उन्होंने वर्ष 1986 के विश्व कप में अपनी अर्जेंटीना की टीम को जीत दिलाई थी। अब ये प्रश्न दूसरी तरह से भी बनाकर पूछा जा सकता है कि किस देश के खिलाड़ी डिएगो मैराडोना ने का हाल ही में निधन हो गया है? तो हमारा उत्तर क्या होगा? हमारा उत्तर होगा अर्जेंटीना, क्योंकि डिएगो मैराडोना जो थे वो अर्जेंटीना के सुप्रसिद्ध खिलाड़ी थे। और इससे रिलेटेड इंपॉर्टेंट फैक्ट क्या-क्या हो सकते हैं? एक तो इंपॉर्टेंट रिलेटेड फैक्ट यह है कि अर्जेंटीना के राष्ट्रपति कौन हैं? तो वर्तमान में अर्जेंटीना के राष्ट्रपति जो हैं वो अल्बर्टो फर्नांडीज हैं। और वर्तमान अर्जेंटीना की राजधानी क्या है? तो अर्जेंटीना की राजधानी जो है वो ब्यूनस आयर्स है। अर्जेंटीना की करेंसी क्या है? तो अर्जेंटीना की करेंसी जो है वो पेसो है। याद रखिएगा, अर्जेंटीना की कैपिटल जो है वो ब्यूनस आयर्स और अर्जेंटीना की करेंसी जो है वो पेसो है। अब आते हैं क्वेश्चन नंबर 2 पर। भारत ने किस देश के प्रधानमंत्री बोरिस जॉनसन को गणतंत्र दिवस समारोह 2021 के लिए मुख्य अतिथि के रूप में आमंत्रित किया है? ऑप्शन ए है जर्मनी, ऑप्शन बी है फ्रांस, ऑप्शन सी है ब्रिटेन और ऑप्शन डी है डेनमार्क। तो यहाँ पर जो उत्तर सही है वो है सी, ब्रिटेन। भारत ने जो है ब्रिटेन के प्रधानमंत्री बोरिस जॉनसन को गणतंत्र दिवस समारोह 2021 के लिए चीफ गेस्ट के रूप में आमंत्रित किया है। भारत जो है वो प्रतिवर्ष किसी विदेशी राष्ट्राध्यक्ष को गणतंत्र दिवस समारोह में आमंत्रित करता है। क्वेश्चन से एक बात तो आपको और क्लियर हो रही है, एक बात आपको और पता हो रही है कि वर्तमान में ब्रिटेन के प्रधानमंत्री कौन हैं। तो वर्तमान में जो ब्रिटेन के प्रधानमंत्री हैं वो बोरिस जॉनसन है। और अब हमें ये भी मालूम होना चाहिए कि 2021 में गणतंत्र दिवस समारोह के लिए बोरिस जॉनसन को आमंत्रित किया गया है। तो 2020 में जो है वो किस को आमंत्रित किया गया था या किसने गणतंत्र दिवस समारोह में भाग लिया था? तो वर्ष 2020 में ब्राजील के राष्ट्रपति ने ब्राजील के राष्ट्रपति जेयर बोल्सोनारो ने भारत के गणतंत्र दिवस समारोह में भाग लिया था। इसी तरह हमें और एक साल पहले का भी मालूम होना चाहिए कि वर्ष 2019 में भारत के गणतंत्र दिवस समारोह में चीफ गेस्ट कौन रहा था? तो वर्ष 2019 के गणतंत्र दिवस समारोह में चीफ गेस्ट जो है वो दक्षिण अफ्रीका के राष्ट्रपति साइरिल रामफोसा रहे थे। तो 2020 में ब्राजील के राष्ट्रपति जेयर बोल्सोनारो और 2019 में दक्षिण अफ्रीका के राष्ट्रपति साइरिल रामफोसा जी मुख्य अतिथि के रूप में गणतंत्र दिवस समारोह में शामिल रही थी। एक यहाँ पे एक बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन और क्या फ्रेम हो सकता है इसी से ब्रिटेन से संबंधित, हाल ही में कोरोना वैक्सीन की उपयोग की स्वीकृति देने वाला या कोरोना वैक्सीन की मंजूरी देने वाला कोरोना वैक्सीन के उपयोग की मंजूरी देने वाला पहला देश कौन सा बना है? तो कोरोना वैक्सीन के उपयोग की मंजूरी देने वाला पहला देश जो है वो ब्रिटेन बना है। ब्रिटेन की कैपिटल क्या है? तो ब्रिटेन की कैपिटल लंदन है और ब्रिटेन की करेंसी जो है वो पाउंड स्टर्लिंग है। आइए अब आते हैं क्वेश्चन नंबर 3 पर। भारतीय रिजर्व बैंक अर्थात आरबीआई द्वारा 4 दिसंबर 2020 को जारी मौद्रिक नीति समीक्षा में रेपो दर को कितने प्रतिशत पर रखा गया है? पहला ऑप्शन है 4.400%, दूसरा ऑप्शन है 4%, तीसरा ऑप्शन है 3.35% और चौथा ऑप्शन है 3%। तो यहाँ पर जो विकल्प सही है वो है बी, 4%। भारतीय रिजर्व बैंक द्वारा 4 दिसंबर 2020 को जारी मॉनेटरी पॉलिसी में रेपो दर को जो है
वो 4% पर अपरिवर्तित रखा है। अपरिवर्तित का मतलब क्या होता है, या यथावत रखा है, उसका मतलब ये हुआ कि ये पहले भी जो है 4% ही रेपो दर थी। अक्टूबर में जब रिजर्व बैंक ने मॉनेटरी पॉलिसी की घोषणा की थी, तब भी जो है रेपो दर को 4% पर ही रखा गया था। लेकिन 22 मई को रेपो दर जो थी वो 4.40% थी, तब इसमें 0.40% की कमी की गई थी और तब से 22 मई के बाद से रेपो रेट जो है वो 4% ही चल रही है। बैंकिंग परीक्षाओं में अधिकांशतः इस तरह के प्रश्न पूछे जाते हैं। तो अब हमें ये मालूम हो गया कि रिजर्व बैंक ने जो मौद्रिक नीति समीक्षा में रेपो दर को यथावत रखा है, 22 मई के बाद से रेपो दर जो है वो 4% पर यथावत है या पूर्ववत है। अब एक बात और समझ लेते हैं कि रेपो दर के साथ भारतीय रिजर्व बैंक ने रिवर्स रेपो दर की रेट भी 3.35 ही रखी है और सीआरआर जिसे कैश रिजर्व रेशो कहते हैं, उसकी रेट जो है वो 3% रखी है। हमें ये भी मालूम होना चाहिए प्रश्न के साथ साथ कि रेपो दर किसे कहते हैं। तो रेपो दर वह दर होती है जिस पर रिजर्व बैंक जो है बैंक अल्पकालिक अवधि के लिए बैंकों को ऋण देता है। याद रख लिए, रेपो दर क्या होता है? रेपो दर वह दर होती है जिस पर रिजर्व बैंक अल्पकालिक अवधि के लिए बैंकों को ऋण देता है और इसमें कमी से बैंकों को ऋण सस्ता करने का अवसर मिलता है। अक्सर हमने अखबारों में पढ़ा होगा कि रेपो रेट जैसे ही कम हो जाती है तो कहते हैं ना, बैंकों पर लोन की रेट कम करने का दबाव बढ़ा, क्योंकि उन्हें लोन को सस्ता करने का अवसर मिलता है। इसी तरह रिवर्स रेपो दर क्या होती है? रिवर्स रेपो दर वह होती है जिस पर भारतीय रिजर्व बैंक जो है बैंकों से ऋण लेता है। देखिए, रेपो दर और रिवर्स रेपो दर में फर्क क्या हुआ? रेपो दर में क्या होता है, रिजर्व बैंक बैंकों को ऋण देता है। रिजर्व बैंक रेपो दर में बैंकों को ऋण देता है और रिवर्स रेपो दर में बैंकों से ऋण लेता है। और इससे क्या होता है, बैंकों को जो होता है, बैंकों को नकदी को संतुलित करने में सहायता मिलती है। अब बात आती है सीआरआर। तो सीआरआर क्या होती है? बैंकों को अपनी जमा का, याद रखिए, बैंकों के पास जो जमा होती है उसका एक तय भाग रिजर्व बैंक के पास रखना पड़ता है। सीआरआर का मतलब बैंकों को अपनी जमा का एक तय भाग जो है वो है भारतीय रिजर्व बैंक के पास रखना पड़ता है और इस पर बैंकों को ब्याज नहीं मिलती है। अगर सीआरआर में गवर्नमेंट आरबीआई कटौती करता है तो बैंकों के पास नकदी बढ़ती है। अब और क्या-क्या इससे रिलेटेड फैक्ट क्या-क्या हो सकते हैं कि भारतीय रिजर्व बैंक की स्थापना कब हुई थी? तो भारतीय रिजर्व बैंक की स्थापना आरबीआई एक्ट 1934 के अंतर्गत 1 अप्रैल 1935 को 5 करोड़ की अधिकृत पूंजी के साथ की गई थी। वर्तमान में आरबीआई के गवर्नर कौन हैं? तो वर्तमान में जो हम फोटो देख रहे हैं या चित्र देख रहे हैं, वो आरबीआई गवर्नर शक्तिकांत दास का है। अब प्रश्न इस तरह से भी पूछा जा सकता है कि वर्तमान में भारतीय रिजर्व बैंक के गवर्नर डॉट डॉट हैं, कौन से क्रम के हैं? तो ये 25वें गवर्नर भारतीय रिजर्व बैंक के बने हैं। अब आते हैं क्वेश्चन नंबर 4 पर। अमेरिका की प्रसिद्ध पत्रिका टाइम ने पहले किड ऑफ द ईयर का खिताब हाल ही में किसे दिया गया है? ऑप्शन ए एंजेलिना जोली, ऑप्शन बी गीतांजलि राव, ऑप्शन सी ममता राव और ऑप्शन डी सुनैना शर्मा। तो यहाँ पर जो उत्तर सही है या विकल्प सही है वो है गीतांजलि राव। अमेरिका की प्रसिद्ध पत्रिका टाइम ने पहले किड ऑफ द ईयर का खिताब गीतांजलि राव को दिया है। प्रतियोगी परीक्षाओं की दृष्टि से याद रखिए, ये प्रश्न बहुत महत्वपूर्ण है। ये प्रश्न क्यों महत्वपूर्ण है? इसका कारण ये है क्योंकि पहली बार जो है वो किड ऑफ द ईयर का खिताब टाइम पत्रिका ने दिया है। पहली बार टाइम पत्रिका ने किड ऑफ द ईयर का खिताब दिया है और गीतांजलि राव को दिया है। गीतांजलि राव कौन है? गीतांजलि राव भारतीय मूल की अमेरिकी छात्रा हैं। भारतीय मूल की अमेरिकी छात्रा हैं। और एक बात और आपको इम्पोर्टेंट क्या बता दें कि ये 15 वर्षीय हैं। इनकी आयु जो है वो 15 वर्ष की है और विज्ञान और तकनीकी में उल्लेखनीय योगदान के लिए इन्हें यह पुरस्कार, पहला किड ऑफ द ईयर पुरस्कार दिया गया। किसके लिए? विज्ञान एवं तकनीकी में उल्लेखनीय योगदान के लिए। इन्होंने क्या किया है? साइबर बुलिंग की पहचान हेतु एक
ऐप विकसित किया है। क्या किया है? साइबर बुलिंग की पहचान हेतु एक ऐप विकसित किया है और पानी में लेड की पहचान हेतु भी एक सेंसर विकसित किया है। और इनका इंटरव्यू जो है वो प्रसिद्ध हॉलीवुड अभिनेत्री एंजेलिना जोली ने लिया था और 5000 लोगों में से इन्हें चुना गया है। तो एक तो बात हमें क्या रखनी है कि पहला किड ऑफ द ईयर का खिताब किसे दिया गया। दूसरी हमें क्या बात ध्यान में रखनी है कि ये भारतीय मूल की हैं और इनकी आयु कितनी है? इनकी आयु 15 वर्ष ही है और विज्ञान और तकनीकी के क्षेत्र में उल्लेखनीय योगदान के लिए इन्हें ये पुरस्कार दिया गया है। अब आते हैं क्वेश्चन नंबर 5 पर। निम्न में से किसने 1 दिसंबर 2020 को लोकसभा के नए महासचिव जनरल सेक्रेटरी का पदभार ग्रहण किया है? ऑप्शन ए स्नेहलता श्रीवास्तव, ऑप्शन बी उत्पल कुमार सिंह, ऑप्शन सी अनुपम कुमार सिंह और ऑप्शन डी देश दीपक वर्मा। ये भी प्रश्न जो है बहुत ही महत्वपूर्ण है प्रतियोगी परीक्षाओं की दृष्टि से। जैसे अब इसमें जो सही उत्तर है वो हुआ बी उत्पल कुमार सिंह। 1 दिसंबर 2020 को लोकसभा के नए महासचिव का पदभार उत्पल कुमार सिंह ने ग्रहण किया। अब एक बात क्या आती है कि उत्पल कुमार सिंह ने किसका स्थान लिया है या उनसे पहले लोकसभा की महासचिव कौन थी? तो उनसे पहले जो लोकसभा की महासचिव थी वो स्नेहलता श्रीवास्तव थी। यहाँ आप लोग एक इंपॉर्टेंट बात और ध्यान से सुनिएगा। स्नेहलता श्रीवास्तव जो थी वो लोकसभा की प्रथम महिला महासचिव थी। क्या बताया? ये लोकसभा की पहली महिला महासचिव थी। कौन? स्नेहलता श्रीवास्तव। अब आपको उत्पल कुमार सिंह के बारे में कुछ बता दें। उत्पल कुमार सिंह जो हैं वर्ष 1986 बैच के उत्तराखंड कैडर के सेवानिवृत्त रिटायर्ड आईएएस अधिकारी हैं। वर्ष 1986 बैच के उत्तराखंड कैडर के रिटायर्ड आईएएस अधिकारी हैं। अब एक बात और आती है कि लोकसभा के महासचिव की नियुक्ति कौन करता है? हमें यह भी मालूम होना चाहिए कि महासचिव का पदभार तो ग्रहण कर लिया लेकिन उनकी नियुक्ति तो किसी ने की होगी। तो उनकी नियुक्ति जो है वो लोकसभा अध्यक्ष ओम बिरला ने की है। अब हमें यहाँ पे इस क्वेश्चन से एक बात और भी मालूम पड़ गई कि लोकसभा के अध्यक्ष कौन है। तो लोकसभा के जो अध्यक्ष हैं वो कौन है? वो ओम बिरला है। अब एक बात हमें यहाँ पे ये भी मन में प्रश्न उठ सकता है कि लोकसभा की प्रथम महिला महासचिव तो स्नेहलता श्रीवास्तव थी, तो राज्यसभा की प्रथम महिला महासचिव कौन थी? तो वो वर्ष 1993 में बनी थी। उनका नाम रमा देवी था। याद रखिएगा, लोकसभा की प्रथम महिला महासचिव स्नेहलता श्रीवास्तव और राज्यसभा की पहली महिला महासचिव जो थी वो रमा देवी थी। अब आते हैं क्वेश्चन नंबर 6 पर। देश में लैंडलाइन से मोबाइल फोन पर कॉल करने के लिए उपभोक्ताओं को 15 जनवरी 2021 से नंबर से पहले क्या लगाना अनिवार्य होगा? ऑप्शन ए है 1, ऑप्शन बी है 2, ऑप्शन सी है 3 और ऑप्शन डी है 0। तो यहाँ पर जो सही उत्तर है या सही विकल्प है वो है 0। देश में लैंडलाइन से मोबाइल फोन पर कॉल करने के लिए उपभोक्ताओं को 15 जनवरी 2021 से नंबर से पहले 0 लगाना अनिवार्य होगा। अर्थात 15 जनवरी से जब हम लैंडलाइन से मोबाइल पर कॉल करेंगे तो हमें डायल करते समय उस मोबाइल नंबर से पहले 0 लगाना अनिवार्य होगा। यहाँ पे एक इंपॉर्टेंट फैक्ट और क्या हमें मालूम होना चाहिए कि ये जो है दूरसंचार विभाग ने इस प्रस्ताव को स्वीकृति दी है ट्राई की। तो ट्राई क्या है? ट्राई की जो फुल फॉर्म होती है हिंदी में वो होती है भारतीय दूरसंचार विनियामक प्राधिकरण। और आपको एक महत्वपूर्ण क्या बात बता दें कि अक्टूबर 2020 में भारतीय दूरसंचार विनियामक प्राधिकरण का जो चेयरमैन बनाया गया है वो किसे बनाया गया है? डॉक्टर पीडी वाघेला को। अर्थात वर्तमान में जो ट्राई के चेयरमैन हैं उनका नाम है डॉक्टर पीडी वाघेला। अब आते हैं क्वेश्चन नंबर 7 पर। पंजाब के किस पूर्व मुख्यमंत्री ने कृषि कानून के विरोध में पद्म भूषण सम्मान वापस कर दिया है? ऑप्शन ए है अमरिंदर सिंह, ऑप्शन बी है सुखदेव सिंह ढींडसा, ऑप्शन सी है सुखविंदर सिंह और ऑप्शन डी है प्रकाश सिंह बादल। तो यहाँ पर जो उत्तर सही है, विकल्प सही है, वो है डी प्रकाश सिंह बादल। पंजाब के प्रकाश सिंह बादल पंजाब के पूर्व मुख्यमंत्री रहे हैं और उन्होंने कृषि कानून के विरोध में पद्म भूषण जो सम्मान उन्हें मिला था वो उन्होंने वापस कर दिया है।
और ये किस दल से इनका संबंध है? इनका जो है वो शिरोमणि अकाली दल से संबंध है। यहाँ पर आपको एक बात और इम्पोर्टेंट बता दें कि शिरोमणि अकाली दल की एक और नेता जिन्होंने हाल ही में जो है केंद्रीय खाद्य प्रसंस्करण मंत्री के पद से त्यागपत्र दे दिया था कृषि बिल के विरोध में ही। तो वो उनका नाम क्या था? हरसिमरतजीत कौर। उन्होंने क्या किया था? उन्होंने वो पहले केंद्रीय खाद्य प्रसंस्करण मंत्री थी और वह वर्तमान में भटिंडा पंजाब से सांसद हैं। उन्होंने भी हरसिमरत कौर बादल ने भी अपने जो है पद से केंद्रीय खाद्य प्रसंस्करण मंत्री के पद से त्यागपत्र कृषि कानून के विरोध में दे दिया था। अब पंजाब के मुख्यमंत्री कौन है? तो हमें यह भी मालूम होना चाहिए। तो वर्तमान में पंजाब के मुख्यमंत्री जो हैं वो कैप्टन अमरिंदर सिंह है। और पंजाब के गवर्नर अर्थात पंजाब के राज्यपाल कौन है? तो वर्तमान में पंजाब के राज्यपाल बीपी सिंह बदनौर हैं। अब आते हैं क्वेश्चन नंबर 8 पर। केंद्रीय गृह मंत्रालय द्वारा दिसंबर 2020 में जारी 10 सर्वश्रेष्ठ थानों की सूची में शीर्ष पर कौन सा थाना है? ऑप्शन ए मणिपुर के धोबाल का नोंगपोक सेकमई थाना, ऑप्शन बी तमिलनाडु के सेलम का सुरामंगलम थाना, ऑप्शन सी है अरुणाचल के चांगलांग का खरसांग थाना और ऑप्शन डी है छत्तीसगढ़ के सूरजपुर का झिलमिल या भैया थाना। तो यहाँ पर जो सही उत्तर है या सही विकल्प है वो है ए मणिपुर के धोबाल का नोंगपोक सेकमई थाना जो है केंद्रीय गृह मंत्रालय द्वारा दिसंबर 2020 में जारी 10 सर्वश्रेष्ठ पुलिस स्टेशन या थानों की सूची में शीर्ष पर रहा है। और आपको ये बता दें 16,671 थानों में से इस थाने को जो है वो पहला स्थान या इस पुलिस स्टेशन को पहला स्थान मिला है। याद रखिएगा 16,671 थानों में से इस थाने को पहला स्थान मिला है। और दूसरा स्थान जो है वो तमिलनाडु के सेलम के सुरामंगलम थाने को मिला है और तीसरा स्थान जो है वो अरुणाचल के चांगलांग के खरसांग थाने को मिला है और चौथा जो है स्थान जो है वो छत्तीसगढ़ के सूरजपुर के झिलमिल भैया थाना को मिला है। अब आते हैं क्वेश्चन नंबर 9 पर। चक्रवाती तूफान निवार का नाम किस देश के द्वारा सुझाया गया था? ऑप्शन ए बांग्लादेश, ऑप्शन बी भारत, ऑप्शन सी ईरान और ऑप्शन डी पाकिस्तान। तो यहाँ पर जो सही उत्तर है या सही विकल्प है वो है ईरान। चक्रवाती तूफान निवार का नाम जो है वो ईरान के द्वारा सुझाया गया था। अक्सर प्रतियोगी परीक्षाओं में ये पूछ लिया जाता है कि इस तूफान का नाम, जो भी तूफान लेटेस्ट में आया हुआ होता है उस तूफान का नाम पूछ लिया जाता है कि उस तूफान का नाम किसने रखा या उस तूफान का नामकरण किसने किया या उस तूफान का नाम किसने सुझाया। तो निवार का नाम आप लोग याद रखिएगा, ईरान ने सुझाया है। और ये तूफान ने अभी नवंबर के आखिरी हफ्ते में तमिलनाडु और पुडुचेरी में काफी तबाही मचाई थी। इससे पहले जो एक निसर्ग तूफान आया था, कौन सा तूफान? एक निसर्ग साइक्लोन आया था, उसका नाम किसने रखा था? तो जैसे अब हमने बताया निवार का नाम ईरान ने रखा है, तो निसर्ग का नाम जो है वो बांग्लादेश द्वारा रखा गया था। अब आते हैं क्वेश्चन नंबर 10 पर। हाल ही में संपन्न शंघाई सहयोग संगठन के शासनाध्यक्षों की परिषद की 19वीं ऑनलाइन बैठक की अध्यक्षता किसने की? ऑप्शन ए नरेंद्र मोदी, ऑप्शन बी अमित शाह, ऑप्शन सी राजनाथ सिंह और ऑप्शन डी एम वेंकैया नायडू। तो यहाँ पर जो सही उत्तर है वो है डी एम वेंकैया नायडू। हाल ही में संपन्न शंघाई सहयोग संगठन, जिसे शॉर्ट में एससीओ कहा जाता है, शंघाई कोऑपरेशन ऑर्गेनाइजेशन के शासनाध्यक्षों की परिषद की 19वीं ऑनलाइन बैठक की अध्यक्षता जो है वो भारत के उपराष्ट्रपति एम वेंकैया नायडू ने की। इस सम्मेलन में जो है वो भारत के प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी और पाकिस्तान के प्रधानमंत्री इमरान खान ने भाग नहीं लिया। अच्छा, एक बात यहाँ पे इंपॉर्टेंट क्या है कि भारत को पूर्णकालिक सदस्यता के बाद भारत ने पहली बार इस सम्मेलन की मेजबानी की है। तो एक प्रश्न हमारा क्या उठता है कि भारत को पूर्ण सदस्यता कब मिली है?
तो भारत को पूर्ण सदस्यता जो है इस संगठन की वर्ष 2017 में मिली है। याद रखिएगा, भारत को जो है वो पूर्ण सदस्यता इस संगठन की 2017 में मिली है और भारत के साथ-साथ ही पाकिस्तान को भी वर्ष 2017 में इस संगठन की सदस्यता मिली थी मिली थी। तो पूर्ण सदस्य बनाने के बाद जो है भारत जो है पहली बार इस बैठक की मेजबानी की और उसकी अध्यक्षता जो है वो उपराष्ट्रपति एम वेंकैया नायडू ने की और उपराष्ट्रपति जो होती है वो राज्यसभा के सभापति भी होते हैं। आज का करंट अफेयर्स का सेशन यहीं समाप्त होता है। अगले हफ्ते फिर मिलते हैं कुछ और इंपॉर्टेंट वीकली करंट अफेयर्स के साथ। आप हमें फेसबुक और इंस्टाग्राम पर भी फॉलो कर सकते हैं और लेटेस्ट करंट अफेयर्स और अन्य जानकारियों के लिए हमारे यूट्यूब चैनल को भी सब्सक्राइब करना ना भूलें। धन्यवाद।